अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। कराची में गुज़िश्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक शख्स ने अपने 3 बच्चों और बीवी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़ी एहसन रज़ा ने मुबैना नोट में मुआशी मसाइल को वजह बताया है। और ये नाज़रीन, यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या माशरती बेहिसी और दबाव भी कत्ल की वजह बना, या सिर्फ कर्ज ख्वाहों का सख्त रवैया मौत की वजह बना है, या फिर मसाइल से निपटने की सलाहियत का ना होना वादात की वजह बना। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि खुदकुशी की कई वजूहात हो सकती हैं। इसी तमाम तर तफसीलात पर भी आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान में खुदकुशी का जो रुझान है उसमें इजाफा होता जा रहा है, दिन ब दिन खुदकुशी बढ़ रही है। अदम बर्दाश्त और डिस्टर्ब फैमिली सिस्टम में खुदकुशी की शरह में इजाफे की वजह है। इस रुझान को रोकने के लिए तालीम के साथ साथ तरबियत और मुआशी इस्लाहात भी बेहद ज़रूरी है। तो आमतौर मसाइल पर बात करेंगे। बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं आलिया सारिम, सोशल एक्टिविस्ट, डॉक्टर आतिका असफर, साइकियाट्रिस्ट, और तारिक इलाही मस्तोई, SSP मलीर। लेकिन उससे पहले नाजरीन की रिपोर्ट देखते हैं। बेरोजगारी, घरेलू नाचाकी, जहनी दबाव, परेशानी, कामयाबी हासिल करने के बेजा दबाव से अपनी ही जिंदगी का खात्मा कर लिया जाता है। कत्ल और खुदकुशी के ज्यादातर केसेस में बेटियां निशाना बनती हैं। देखिए, ये उसका सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उसने कहा है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ। उसमें जो उसने अपना रीज़न बताया है वो उसने अपना बिजनेस की नाकामी को बताया है। 22 जनवरी को कराची के इलाके मलीर में बेरोजगार शौहर ने बीवी, बेटी और 2 बेटों को मुबैना तौर पर कत्ल करके खुद को भी फंदे से लटका लिया। इसी माह 18 तारीख को चीचावतनी में मां ने 3 बच्चों को तेज धार आले से कत्ल किया और फिर जहर खाकर खुदकुशी कर ली। मकतूला का शौहर से अक्सर झगड़ा रहता था। 29 नवंबर 2022 को कराची के इलाके मलीर शमसी सोसाइटी में शौहर ने अपनी अहलिया और 3 बच्चियों को कत्ल करके खुदकुशी की कोशिश की। मुलजिम ने कत्ल का एतराफ करते हुए इसकी वजह डिप्रेशन और कर्ज को करार दिया। 7 अक्टूबर 2022 पेशावर के इलाके हयाताबाद में मां ने 2 बेटियों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में विरासती जायदाद का तनाजा चल रहा था। 4 फरवरी 2022 कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी में शौहर ने 7 बच्चों की मां को ज़िबा करके खुदकुशी कर ली। 1 जनवरी 2022 जेहलम के गांव हरनपुर में मां ने 3 बेटियों को कत्ल करके खुदकुशी की कोशिश की। 25 अप्रैल 2019 लाहौर में भाई ने 2 बहनों और वालिद को फायरिंग करके कत्ल किया, बाद में खुदकुशी कर ली। इस्लामाबाद में सेक्टर G61 में मां ने फायरिंग करके 3 बच्चों और शौहर को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। 1 जनवरी 2014 रावलपिंडी के इलाके टाहली मोरी में मां ने 2 बच्चियों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। बच्चों की नानी का कहना था कि बच्चियों के बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। खुदकुशी के रुझानात को कम करना न सिर्फ हुकूमत बल्कि मुआशरे की भी जिम्मेदारी है। अपना दुख किसी के साथ शेयर करके जहनी दबाव कम किया जा सकता है। इलेक्शन में अवामी खिदमत के नारे और दावे ही काफी नहीं, बल्कि अवाम के रोजगार और दीगर मसाइल के सद्देबाब के लिए संजीदगी से काम करने की जरूरत है। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। तमाम तर तफसीलात पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तारिक इलाही मस्तोई, SSP मलीर। सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। सर, आप जाए वक़्वा पर भी पहुंच गए थे। तमाम तर सूरत हाल को इन्वेस्टिगेट आपने खुद भी किया है। क्या कहेंगे, या क्या ये वही वाक़या है जो नज़र आ रहा है, या किसी और जाविया से भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, इसको इन्वेस्टिगेशन तो हर एंगल से हम इसको देख रहे हैं। जैसे कि कल भी मैंने कुछ दोस्तों से गुजारिश की थी कि हमने इन्वेस्टिगेशन का जो पेज है उसको ओपन छोड़ा हुआ है, उसको हमने क्लोज नहीं किया है। लेकिन ड्रामा पेश आई अभी तक जो चीजें हमारे सामने आई हैं तो वो वाकया उसी तरह से ही है जिस तरह से कल ये रिपोर्ट हुआ, और हमने मीडिया को भी उस बाबत इन्फॉर्म किया। एक बंदे ने अपने बच्चों को और अपनी बीवी को मर्डर किया एंड खुद उसको सुसाइड किया, और एक सुसाइड नोट भी उन्होंने छोड़ा। इसमें हमने टेक्निकली तमाम चीजों को देखा, क्राइम सीन के थ्रू साइंटिफिकली हमने उसको क्राइम सीन सिक्योर किया और तमाम चीजों को, एग्जिबिट्स और एविडेंस को हमने अपने कब्जे में लिया और आगे भिजवाया। अगेन फिर इम्पोर्टेंट जो सुसाइड नोट में हमें एक लैपटॉप का जिक्र था, उस लैपटॉप को भी हमने कब्जा पुलिस में लिया और उससे भी जो चीजें लेनी थी और बावजूद उसको फर्दर हमने फोरेंसिक के लिए भेज दिया। अगेन फिर हम एक और चीज भी हमने उसमें देखी कि जो बच्चों की जिस तरह से डेड बॉडीज थी वहां पे, तो आया क्या इनको पहले इंटॉक्सिकेट तो नहीं किया गया, उस हवाले से भी हमने मेडिकल स्पेसिमेंस वगैरह कलेक्ट किए हैं और वहां से जो दूध की बोतल वगैरह मिली थी उसको भी हमने कब्जा पुलिस में लिया है। वो हम इसको हर एंगल से देख रहे हैं, लेकिन अभी तक जो चीजें सामने आई हैं
उसी तरह से ही है जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया था। ठीक है तारिक साहब, क्या कहेंगे, सुसाइड नोट मिला है, सोशल मीडिया पर यह बात भी काफ़ी गर्दिश कर रही है कि सुसाइड नोट में राइटिंग डिफरेंट है, इस दावे को भी देखा जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब वहाँ पे कुछ मखसूस लोगों के नाम भी थे, खासकर समी का नाम भी वहाँ पे था और उन्होंने कहा था कि समी मेरे पास ही आखिरी रास्ता था। क्या इन तमाम लोगों को भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया है? जी बिल्कुल, हम इनको तमाम को भी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि जो वेपन ऑफ ऑफेंस यूज हुआ है उसमें सुसाइड नोट में उसमें ये लिखा है कि मैंने समी से चोरी किया हुआ है, जो है ना, जो कि अभी चीजें गर्दिश भी सोशल मीडिया पे आपने जैसे कहा कि कर रही हैं। तो इसमें जो जो नाम आ रहे हैं सुसाइड नोट में हम उनको बिल्कुल शामिल तफ्तीश करेंगे, लेकिन अभी फिल वक्त इस तरह से है कि फैमिली बहुत दुख में है और हमारी सपोर्ट, तमाम हम सबकी सपोर्ट उनको चाहिए, वो हम ऑल सपोर्ट हमको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो जो चीजें सामने आती जाएंगी उसको जरूर हम इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे। ठीक है तारिक इलाही साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सादुर रहमान साहब, अब कल से ये स्टोरी कवर कर रहे हैं, आप फ्लैट पर भी मौजूद थे, आज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तब भी आप वहाँ पे थे, मजीद कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, इसमें इनिशियली जैसे आपको अभी तो असिस्टेंट अली ने बताया कि जब हम जाए वकू पे वहाँ पहुँचे थे तो उस वक्त वो नोट मिला था, उसके बाद लैपटॉप मिला था। लैपटॉप से जो है उसने ये इंसिडेंट करने से पहले जो एसएन ने है तमाम चीज़ें पहले से ही प्लान की हुई थी। जिस तरह से इस केस को कवर किया उसमें ये नज़र आया कि इसने तमाम तर चीज़ें ये प्लान की हुई थी। साथ साथ जो वहाँ के उसके पड़ोसी हैं, जब हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि ये काफ़ी अरसे से परेशान था माली हालात की वजह से भी, और इनके घरों से अक्सर ये लड़ने झगड़ने की आवाज़ें भी आती थी। जो इनके पड़ोसी थे, जब मैं वहाँ गया उनके घर तो वहाँ उनसे पड़ोसी से मेरी बात हुई तो उसका ये कहना था कि काफ़ी अरसे से परेशान था, इसी परेशानी की वजह से जो है उसने ये सारी इकदाम उठाए और इतना बदतरीन जो है ये हादसा पेश आया। इस वक्त जो ये समी है, इस हवाले से भी पुलिस जो है जैसे असिस्टेंट अली ने बताया और पुलिस की तहकीकात जारी हैं, क्योंकि उसने जिक्र किया है कि जो समी है वो उसका रिश्तेदार है और ये समी से ही तौल लिया था जिससे ये सारा वाक़या पेश आया। अभी पुलिस की जानिब से इस पर तहकीकात की जा रही हैं कि आया ये इनफरादी तौर पर उसने बड़ा हादसा पेश आया, उसकी तरफ से ये इकदाम उठाया गया या फिर उसको कहीं से, क्योंकि पुलिस से जब हमने कल मजीद भी बात की तो पुलिस का ये भी कहना था कि उसका जो नंबर था उसके हवाले से उसका सीडीआर रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। क्या पता उसको कहीं से कोई ब्लैकमेलिंग का सामना हो, क्योंकि उसने जो तहरीर दी है उस तहरीर में तो वो लिखा हुआ है जो उसने प्लान किया हुआ था। अब इसके पीछे काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं कि तहरीर से हट के कुछ जो उसने लेन देन का जिक्र जिस लैपटॉप की वट की फ़ाइल में किया है वो इतने पैसे नहीं थे जिस पे इंसान इतना बड़ा इकदाम उठा ले। लेकिन अभी सीडीआर जो है उसका एसएन का सीडीआर भी चेक किया जा रहा है, आया उस कल के रोज़ में उसके पास कोई ऐसी कॉल्स या कुछ ऐसे नंबर्स हैं या कोई ऐसी चीज़ सामने आती है कि लास्ट कोई उसको कॉल आई हो या किसी ऐसी चीज़ में वो शामिल हो, कोई शख्स इसको ब्लैकमेल कर रहा हो, वो भी अभी जो है कबल वक्त होगा कहना, क्योंकि पुलिस की जानिब से उसके नंबर का सीडीआर भी हासिल किया जा रहा है और इस पर भी मजीद तहकीकात की जा रही है। ठीक है साथ, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम डिटेल से हमें आगाह किया है। साथ ही रहिएगा, रुक करेंगे, डॉक्टर आतिका असफर ने हमें ज्वाइन किया है, साइकेट्रिस्ट हैं। डॉक्टर आतिका, आपका वक्त का बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी, एक स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पे जो लोग हैं जिस तरह डिप्रेशन में चले जाते हैं, ना उन्हें अपनी जान की फिक्र होती है ना ही अपने प्यारों की जान की फिक्र होती है, तो इस सतह पे किस तरह और क्यों पहुँचते हैं लोग और फिर से रिकवर किस तरह किया जा सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, जो आपने ये क्वेश्चन किया है कि किस तरीके से यहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो एक तो सुसाइड जो है ना वो इस वजह से नहीं हो रहा होता कि एक कोई सिचुएशन हुई जिसकी वजह से कोई इंसान वहाँ तक पहुँच गया। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं, बहुत एक लॉन्ग टर्म डिफ़िकल्टी से गुजरने के बाद इंसान उस नतीजे पर पहुँचता है कि बस अब वो बर्दाश्त है ना, उसकी हर चीज़ बाहर हो गई है। जैसे वो फिजिकल पेन और इमोशनल पेन इतना ज़्यादा हो गया है, इतना शदीद किस्म का हो गया है कि अब वो उसकी बर्दाश्त करने की जो एक हद होती है वो क्रॉस हो गई है, तो फिर हमें ये एंड रिजल्ट दिखता है कि अब वो सुसाइड पे पहुंच जाते हैं। तो एक तो इंसान या तो बहुत शदीद तरीके की जो है ना उदासी फील कर रहा हो, या पॉसिबिलिटी होती है कि वो अपने आप को लोगों से कमतर समझ रहा है या उसको किसी किस्म का कोई बहुत गिल्ट है। ठीक है डॉक्टर, आपका सही कहा कि वो उदासी के एक फेज में चला गया या वो किसी गिल्ट के फेज में चला गया, यहाँ तक तो बात समझ आती है, पर ये कौन सा स्टेट ऑफ माइंड है कि उसने अपनी बीवी और 3 छोटे मासूम बच्चों को भी कत्ल कर दिया? देखें क्या हो रहा होता है कि ना उस टाइम पे इंसान का रियलिटी कांटेक्ट हो जाता है, वो ये समझने से कासिर हो जाता है कि अच्छा ठीक है अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत। उस सिचुएशन में इंसान जब अपना ही उसको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है, वो डिसीजन कोई भी ले नहीं सकता है जिससे हम उसको पूछ सकें या हम बता सकें। उससे पहले ही क्या होता है कि कभी अगर इस तरीके की फैमिली सपोर्ट
बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो अगर दूसरा इंसान देख सक रहा है कि एक इंसान है जो कि इस तरीके की हालत में आ गया है, अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से वो अलग थलग रहना शुरू हो गया है, या वो देख रहे हैं कि अच्छा ठीक है वो इस तरीके की बातें कर रहा है कि मुझे मर जाना अच्छा है, या मैं जो दूसरों के ऊपर बोझ बन रहा हूँ, या मेरे साथ ये मसले मसाइल चल रहे हैं, तो उनको देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो जो फैमिली है या फ्रेंड्स हैं या उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, अगर वो कहीं पे भी देखते हैं कि सामने वाला इंसान इस तरीके की बातें कर रहा है, तो ये चीज़ उस इंसान को उस डिसीजन लेने से ना बचा लेती है। इसके अलावा उसके जो साथ वाले लोग हैं वो भी उस चीज़ से बच सकते हैं, और वो खुद भी, क्योंकि वो उस वक्त जो है ना राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि वो ये डिसाइड कर सके कि अच्छा ठीक है क्या चीज़ सही है। ठीक है, हो सकता है डॉक्टर का आपने ठीक कहा कि वो राइट स्टेट ऑफ माइंड में तो नहीं होता, लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो इस चीज़ को कैसे समझेंगे, या फिर अगर ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं कि जिसके बाद इंसान को खुद रियलाइज़ हो जाए कि वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है या वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, और उसके बाद उससे बाहर किस तरह से आया जाता है। लोग कहते हैं कि आपस में बात की जाए, लेकिन उस वक्त इंसान डिप्रेशन में होता है, वो शायद किसी से बात भी नहीं करना चाहता। अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए और किस तरह समझाना चाहिए, इस पर भी मजीद आपसे बात करेंगे। लेकिन आलिया सारिम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आलिया साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस वक्त माशरा किस तरफ जा रहा है, माशरे की क्या जिम्मेदारी है, फिर NGOs हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है, फिर हमारा एक स्टेट भी है, स्टेट की इस तरह के मामलात के बाद क्या जिम्मेदारी बनती है, और क्या वो अपनी जिम्मेदारियां सही तरह से नहीं निभा पा रहे? बहुत मजबूर आंखें थी, बहुत बेरब्त जुमले थे, जरूरत को बयां करने से एक खुददार कासिर था। ये जो सारी बात अभी हो रही थी वो खुददार कासिर होता है, वो नहीं बयान कर सकता, वो हाथ नहीं फैला सकता। मिडिल क्लास अब हमारे पास मौजूद नहीं है। जो हमारी लोअर मिडिल क्लास है या हमारी जो बिल्कुल हमारे जो वो तबका है जो आपको भीख मांगते हुए नजर आता है, उनमें तो वो उनको इतनी परेशानी नहीं होती, वो कहीं से भी मदद मांग लेते हैं, जरूरत पूरी करते हैं। लेकिन जो एक खुददार आदमी है ना, वो मरने को तरजीह देता है, वो तिल तिल मरता है, वो सोचता है रोज रोज के मरने से एक दिन का मरना बेहतर है। जो ये माशी दबाव है, ये माशी दबाव जो है ये जहनी दबाव का सबब बनता है, और इस बुरी तरह बनता है कि फिर दिमाग सोचने समझने की सलाहियत से कासिर हो जाता है। वो बाप जिससे बच्चे फरमाइशें करते हैं, जब रोजाना वो बाप बच्चों से झूठ बोलता है, क्योंकि मैं पर्सनली जानती हूँ ऐसे लोगों को कि जो अपने बच्चों के उठने से पहले घर से निकल जाते हैं ये कह के कि नौकरी पर जा रहे हैं, और बच्चों के सोने के बाद घर में आते हैं, क्योंकि वो बाप सामना नहीं कर सकते बच्चों को, और ये बता ही नहीं सकते कि हमारे पास रोजगार नहीं है। वो रोज झूठी तसल्ली उन बच्चों को देते हैं, लेकिन जो कर्ब उनके ऊपर गुजरता है वो वही जानते हैं। लेकिन आलिया, यहाँ पे हम अगर सिर्फ इस स्पेसिफिक केस की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 10,000 रुपए का कर्जा था, तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि कर्ज की भरमार थी, या वो बच्चों को फेस नहीं कर सकता, या शायद वो सोसाइटी को फेस नहीं कर सकता। यहाँ पे कुछ और नजर आ रहा है। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करूंगी। अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसलिए बहुत सारी बात उस तरह से कहना कबल वक्त होगा। लेकिन मैंने इस तरह के केसेस जितने भी मैं देखती रहती हूँ, उसमें मुझे बाद में जैसे वक्त के साथ पता चलता जाता है इन्वेस्टिगेशन में कि ये खाली कोई गुर्बत का एलिमेंट थी। क्योंकि देखिए, जो 10,000 का था उसमें भी 4,000 उसके पास थे, या शायद 6,000 थे और 4,000 देने थे, यानी उसमें भी उसके पास अमाउंट थी। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। और आज के दौर में यकीन कीजिए, लाख बुरे हालात से, लाख बुरा, आप किसी भी खाने की जगह पे पहुंच जाएं, किसी भी ऐसी जगह पहुंच जाए, तो ये जो इस तरह की जो एक अमाउंट होती है वो कहीं ना कहीं से पैदा हो जाती है। और उसमें मुझे लगता है कि अभी इसमें मजीद हमें जब इसके परतें खुलेंगी तो हमें पता चलेगा। ये जरूर है कि गुर्बत में मैंने अक्सर देखा है कि मोहब्बत, रिश्तों और इज्जत को भी कमजोर कर देती है। इस एलिमेंट को ना भूलिएगा कि जो गुर्बत है, अब गुर्बत में बहुत सारी चीजें आती है कि कोई इंसान कहता है मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने तो ये गुर्बत है, कोई ये कहता है मैं बाहर घूमने नहीं किया तो ये गुर्बत है। और मैं गुर्बत सिर्फ इसको मानती हूँ, रोटी कपड़ा मकान, यानी पेट में इतनी रोटी हो, चाहे वो दाल चटनी से हो कि आप जिंदा रह सकें, छत चाहे झुग्गी हो आप उसमें रह सकें, और कपड़ा इतना, ये नहीं कि अलमारी भरी है या नए जोड़े पुराने, कि आपका तन ढका हो। लेकिन अगर उसमें ख्वाहिशात की बात आ जाए तो उसमें मैंने आपको बताया कि जब गुर्बत की डेफिनेशन बदलती है तो गुर्बत मोहब्बत को, रिश्तों को, खुद इज्जत को भी कमजोर कर देती है। और फिर जो खुददारी है, बात से हम इत्तेफाक करेंगे, माशरती बेहिसी है जो हर तरफ नजर आ रही है। साथ ही रहेगा, एक बार फिर रुक करेंगे तारिक इलाही मस्तोई की जानिब। सर, सिचुएशन आपके सामने है, लेकिन अब यहाँ पे एक मामला ये भी आया कि कर्ज दिया गया, कर्ज रिटर्न करना था। अब कर्ज जब दे दिया जाता है उसके बाद वापस मांगने के लिए धमकी आमेज रवैया अख्तियार किया जाता, इस पे कानून क्या कहता है हमारा? तारिक इलाही साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
तारिक इलाही साहब से भी एक बार फिर राब्ता बहाल करेंगे, लेकिन रुक करेंगे डॉक्टर आतिका असफर की जानिब जो साइकियाट्रिस्ट हैं। डॉक्टर आतिका, क्या कहेंगी कि जो धमकी आमेज रवैया कर्ज लेने के लिए, कर्ज वापस लेने के लिए अपनाया जाता है, इस रवैये का भी काफ़ी अमल दखल होता है? जी, इसका भी काफी अमल दखल होता है, लेकिन इसके अलावा ये भी होता है कि जैसे आप बता रही हैं ना कि 10,000 का कर्ज है, ठीक है, क्या होता है कि हर इंसान की ना अपनी एक बर्दाश्त की वही लिमिट होती है। हमें नहीं पता कि किसने टाइम से जो है वो ये लोन पे कर रहे थे और अब जाके 10,000 का सिर्फ रह गया, या क्या सिचुएशन हुई है। उस चीज़ पे मैं मिस आलिया से जो है वो करूँगी, अग्री करूँगी कि हाँ, अभी हमें पूरी तरीके से इस केस के हर पहलू के बारे में पता नहीं चला है, तो वो चीज़ थोड़ा सा डिफिकल्ट है बोलना, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें पहले से भी चल रही होती हैं जिसका एंड होता है। ठीक कहा कि अभी इस केस पे मतलब अभी चीज़ें तहकीकात उस पर जारी है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बात हो सकेगी। लेकिन मैं आखिरी पॉइंट आपका जानना चाहूँगी कि इन मामलात को डील करने के लिए, अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर हमें बज़ाहिर खुद कोई नज़र आता है कि किसी को डिप्रेशन है या वो पॉजिटिव नहीं नज़र आ रहा, अगर हम भी किसी से कहें या हमारा माशरा इस तरह का है कि हम उससे कहते हैं कि अगर आप साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ, तो आगे से उनका जवाब भी होता है हम कोई पागल थोड़ी हैं। तो इस तरह के मामलात को कैसे डील किया जाए? देखिए, ये होता है कि एक तो ये वाली लाइन ना कि हम पागल नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट को इस तरीके से देखा जाता है कि ये सिर्फ पागलों का ही इलाज हो रहा है। लेकिन हम जो है ना अपनी जैसे लैंग्वेज में हम दूसरों को जब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो अवेयरनेस फैलाने का सबसे बहुत आसान तरीका ये होता है कि जब भी आपको ऐसा फील हो कि आपकी कोई भी किसी किस्म की कोई भी फीलिंग जो है वो एक्सीड कर रही है, ठीक है, जैसे आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, घबराहट एक नॉर्मल जो लिमिट है ना उससे बढ़ गई है, तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी ये चीज़ हो जाती है कि आप किसी माहिर नफ्सियात। ठीक है डॉक्टर आतिका असफर, प्रोग्राम का वक्त नाजरीन यहाँ पे ख़त्म हुआ है। टॉपिक हमारा पे बात की जा सकती है, लेकिन प्रोग्राम का वक्त अब नहीं रहा है। प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।